संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जो कौन सी क्लास की एनसीईआरटी थी? वो थी हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी, जो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब इसके लास्ट के 2 चैप्टर थे जिनके हमने एमसीक्यू नहीं करे थे, बाकी हमने सबके एमसीक्यूज कर लिए थे। ठीक है, तो आज इसके हम क्या करेंगे? एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, कॉपी और पेन साथ में रखना, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते चलना, जो बनता है उनको अपने लिख लेना, जो नहीं बनता है छोड़ देना। फिर लास्ट में अगर हाँ जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, और जितने भी आप लोगों के मार्क्स बनते हैं वो भी मेंशन करना। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया है कि परिवहन का कौन सा साधन, ठीक है, स्थानांतरण हानियाँ जिसको बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और देरी को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, तो रेलवे हुआ, सड़क मार्ग हो गए, पाइपलाइन हो गए, या फिर जल मार्ग हो गए। ठीक है, मतलब स्थानांतरण देरियां वगैरह। ठीक है, कि वस्तु के भार में कमी ना आए। ठीक है, दूसरा फिजिकल उसका डैमेज ना हो। तो इन सब की चीज़ों को कौन सा है? वो हानियों को कम करता है। और देरी को भी, मतलब अगर बात करा जाए कि अगर मेरे को एक माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है, तो अमूमन क्या हो जाता है? कई बार देर हो जाती है। तो उस देरी को भी कम करने की जो कोशिश करता है, वो कौन सा हमारे पास रिसोर्सेज होगा? वो कौन सा होगा? क्या वो रेलवे होगा, सड़क मार्ग होगा, पाइपलाइन होगा, या फिर जल मार्ग होगा? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ठीक है, जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी क्या हुई है, ब्लॉक करने का जो काम है, या यहाँ से शिपमेंट ना गुजरने का जो ईरान ने धमकी दी है, तो उसके बाद जो है महत्व बढ़ गया उस चीज़ का। तो वो कौन सी चीज़ हो सकती है? वो सिंपल सी बात है, वो मेरे पास कौन सी होगी? वो होगी सी, पाइपलाइन। तो अब क्रूड ऑयल जो है वो क्या सोच रहे हैं कि हम जो है वो पाइपलाइनों के, ठीक है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकाल सकते, हम इसको क्या करेंगे? जहाँ जहाँ कंटेनर फंसे हुए हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास पाइपलाइन की सुविधा है, उसको उस डालते दूसरी जगह निकाल लेंगे। उस शिप अपना कहाँ ले जाएंगे? दूसरी जगह, फिर वहाँ से भर के उसको वापस इंडिया की, मतलब ऐसा कुछ बोलने की बातें की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि परिवहन का ऐसा साधन जो है, जो ट्रांसशिपमेंट लॉसेस को क्या करता है? कम करता है, और साथ में डिले को भी, जो देरी है उसको भी क्या करता है? कम करता है। ठीक है, तो ट्रैफिक में फंसने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई नेचुरल क्लाइमेट ही आ गई है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है इन पाइपलाइनों को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कनेक्ट्स विच सिटीज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को जोड़ने का कार्य करता है? ठीक है, तो किस किस को वो जोड़ता है? दिल्ली को जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है, कलकत्ता को जोड़ता है। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर, कन्याकुमारी, सिलचर, पोरबंदर, क्या इनको जोड़ता है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था ये देश के 4 महानगरों को जोड़ने का कार्य करता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी को कनेक्ट करने का कार्य करता है। और मेट्रो जो पॉलिटन सिटी है वो कितनी है भारत में? मतलब अमूमन जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा वो 4, कौन कौन सी? दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, और फिर हमारे पास बॉम्बे। तो सड़क के रास्ते 6 लेन का रास्ता था, इनको कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स बॉर्डर रोड। तो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और रखरखाव कौन सा संगठन करता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? तो सीमावर्ती सड़कें, सेंटर की बात नहीं हो रही है, देश के भीतर, कहाँ पर? बॉर्डर की बात हो रही है। तो बॉर्डर की बात कहाँ कहाँ, खास कहाँ पर? उत्तर भारत में, और किस तरफ? उत्तर पूर्व भारत में, नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। अगर सड़कों के बॉर्डर स्टेट में सड़कों के निर्माण की बातें की जाती हैं तो कौन सी संस्था करती है? तो NHAI करती है, BRO करता है, सेंट्रल का PWD डिपार्टमेंट करता है, या फिर स्टेट का PWD डिपार्टमेंट करेगा? तो कौन करता है? वो करता है BRO, जिसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1960 में की गई थी। क्लियर ये भी? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आता है कि विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम, कृत्रिम बोला है इसने, आर्टिफिशियल बोला है, ठीक है, और ओल्डेस्ट भी है। तो वो कांडला है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, या फिर मुंबई है? तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे ओल्डेस्ट पढ़ा है हमने, तो उसका नाम होगा चेन्नई होगा। ठीक है, तमिलनाडु में हमको 3 देखने को मिलते थे ना, 3। ऊपर की तरफ कौन सा रहेगा मेरे पास?
एन्नोर रहेगा, फिर कौन सा रहेगा, चेन्नई, और नीचे की तरफ जो रहेगा मेरे पास तूतीकोरिन रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे कौन सा पूछा, सबसे पुराना कृत्रिम, तो वो बीच वाला आएगा जिसका नाम क्या है, चेन्नई पोर्ट है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेशनल वाटरवे नंबर 1, तो NWH, ठीक है, नेशनल वाटर, सॉरी NWW1, तो इसकी बात हो रही है। नेविगेबल बिटवीन विच प्लेसेस, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन स्थानों के बीच नौगम्य है, ठीक है, किन स्थानों को कनेक्ट करता है, नदी के रास्ते पे वहाँ पर किश्तियाँ वगैरह, नावें वगैरह चलाई जाती हैं, तो वो बताना है। तो सदिया से धुबरी वो वाली जगह है, अब आपको पता होना चाहिए, सदिया से धुबरी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएगा। इलाहाबाद से हल्दिया, और ये गंगा नदी के ऊपर आएगा। फिर कोट्टम टू कोम्मन वो इस तरफ आएगा। फिर तालचेर टू धमरा वो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो आपको खुद बताना है कि कहाँ पर आएगा कहाँ पर नहीं है। तो वो जो था NWW1 वो हमारा है, कौन सा है, ऑप्शन बी, इलाहाबाद से कहाँ तक है, हल्दिया तक है। क्लियर। तो भारत में जो एक्ट आएगा, इसके संबंधी जो एक्ट आया तो जो 2016 में लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने वाटरवेज हैं, तो वो है, उनकी संख्या कितनी है, 116 है। ये भी याद रखना, पढ़ाया है मैंने इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, तो बस सिंपल लगाओ, साउथ है और वेस्ट में है, तो इस तरफ के पोर्ट की बात कर रही। अब ये इंडिया का नक्शा इस तरफ, तो साउथ वेस्ट में इस तरफ सबसे आखिर में हमने कौन सा पोर्ट पढ़ा था, तो उसकी बात कर रहा है। तो ऊपर की तरफ हमने पढ़ा था कांडला, जो आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। फिर उसके बाद हमने महाराष्ट्र में कितने पढ़े थे, 2 पढ़े थे। पहले का नाम ऊपर की तरफ मुंबई, फिर मुंबई बंदरगाह के ट्रैफिक को कम करने के लिए कौन सा बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था। फिर उसके बाद गोवा, गोवा में हमने कौन सा पढ़ा, मारमा गोवा। फिर उसके बाद पढ़ा हमने कर्नाटक, कर्नाटक में हमने कौन सा पढ़ा था, न्यू मंगलूर पढ़ा था। और फिर लास्ट में केरल, और केरल में उसी का नाम पूछा है, जो केरल वाला है उसका नाम क्या था, कोच्चि या फिर कोचिन। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह भी आपको पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक सारे याद हो तो क्वेश्चन बनाने भी क्या रहेंगे, आसान रहेंगे। ठीक, अब एयरपोर्ट की बात करते हैं ये। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट अमृतसर, तो अमृतसर में जो स्थित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो किताब वाले ही हैं ये सारे के सारे MCQ, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बना के लेकर आया कि हाँ भाई वर्तमान में जो भारत में है, मान लो मैंने बताया था ना कि 37 के आसपास हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो मैं पूछ रहा हूँ बताओ गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ, नहीं, जो किताब में है बस वही वाले MCQ है। ठीक है, तो राजा सांसी है उसका नाम, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, या फिर मीना मुबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आपको कौन सा मिलता है, पंजाब के अमृतसर में, तो उसी का नाम क्या था, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और उसी का एक और नाम क्या था, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला पूछ रहा है कि विच इज़ द चीपेस्ट, सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, तो सबसे सस्ता जो है भारत में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, वो रेलवे है, जलमार्ग है, सड़क मार्ग है, या फिर वायु मार्ग है। भारत में ही नहीं छोड़ो, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता वही है, तो वो कौन सा है, ऑटोमेटिक वो कौन सा आएगा, वाटरवेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन विच ईयर फर्स्ट रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया, तो भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो 1850 में, 1853 में, 1857 में, या 1901 में, तो कब की गई थी, 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, इसीलिए 16 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इनकी जो टैगलाइन है रेलवे की वो क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ नेशन, ये भी याद रखना। तो मैं एक जगह कहीं पर पढ़ रहा था, MCQ लगा रखे थे, तो वहाँ पर ये पूछा गया था कि रेलवे की टैगलाइन ही क्या है, तो रेलवे की जो टैगलाइन है वो चैप्टर की भी टैगलाइन वही है। ठीक है, तो जो हमने चैप्टर पढ़ा ना कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो जीवन रेखाएं हैं, तो रेलवे की भी सेम ही है। रेलवे में बस एक आंसर कर दिया उन्होंने, क्या मतलब क्या चेंज करा कि लाइफ लाइन ऑफ नेशन, राष्ट्र की जीवन रेखा है। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखना रेलवे।
कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने चली थी। कितने किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया था? 34 किलोमीटर। और भारत में जो रेलवे लाइन बिछाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। फिर रेलवे में कितने जोन हैं मैंने वो भी आपको सबको बताया था कि कैसे उनको याद रखना है। ठीक है, कि पहले तो मोटी मोटी 4 डायरेक्शन बना लेनी है। ठीक है, फिर उनके सेंटर वाला नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट ये वाला कर लेना। फिर उसके बाद सेंटर शब्द से याद रखना, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद कोस्टल रीजन में चले जाना। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे बताया था ना कि 5 पहले वाले में डायरेक्शन के हिसाब से, नॉर्थ रेलवे, ईस्ट रेलवे, साउथ रेलवे और वेस्ट रेलवे। फिर उसके बाद सेंट्रल रेलवे। फिर मैंने बताया था नॉर्थ वेस्ट रेलवे, फिर नॉर्थ ईस्ट रेलवे। फिर उसके बाद कौन सा पड़ा था? साउथ ईस्ट रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? फिर उसके बाद है साउथ वेस्टर्न रेलवे। फिर ऊपर की तरफ हम गए थे। फिर सेंटर शब्द याद रखना था, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। और फिर इस तरफ हमने पढ़ा था वेस्ट सेंट्रल रेलवे। फिर एक इस तरफ बीच में निकल कर आ गया था साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। फिर उसके बाद हम कोस्ट के किनारे पर चले गए थे, इधर की तरफ कोंकण कोस्ट, फिर इधर की तरफ ईस्टर्न कोस्ट, इधर की तरफ साउथर्न कोस्ट, और फिर लास्ट में इधर की तरफ जो हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो टोटल जो जोन आ गए थे वो कितने आ गए थे? 18 आ गए थे। तो इस तरह याद करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, आसान लगता रहेगा। एक बार पढ़ के छोड़ दोगे और रिवीजन नहीं करोगे तो जितनी चीज़ जल्दी दिमाग में छपती है गायब भी उतनी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। ठीक है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद विकसित किया गया भारत का पहला बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, तो वो कांडला था, मुंबई था, पारादीप था या फिर हल्दिया था। तो ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, अच्छे से समझाया था कि इस बंदरगाह को डेवलप करने का मकसद क्या है और ये पोर्ट जो है वो किस तरह का है, इसका वर्तमान में क्या नाम है। ठीक है, तो ये उत्तर भारतों की ज़रूरत को पूरा करने और उत्तर भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो बंदरगाह आया था, ठीक है, वो कब डेवलप करा गया था? स्वतंत्रता के तुरंत बाद किया गया, और उसी का नाम क्या था? कांडला बंदरगाह है। क्लियर? किस तरह का पोर्ट है? ये टाइडल पोर्ट है। नेक्स्ट आता है कि विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड इन इंडिया। तो भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे कम है? अब डेंसिटी क्या होता है वो भी मैंने बताया था कि क्या लेंगे हम, एक एरिया लेंगे जो क्या होगा 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। अब इसका जो एरिया निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा? 100 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस 100 स्क्वायर किलोमीटर में अब मेरे को क्या देखनी है? सड़कों की लंबाई देखनी है, सड़कों की लेंथ देखनी है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? रोड डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो भारत में सड़कों की जो डेंसिटी आएगी वो मैंने बताया था 150 से लेकर 190 के बीच में रहेगी। ठीक है, और सर्वाधिक जो डेंसिटी रहती है वो कहाँ रहती है? साउथ में, केरल की तरफ। और सबसे जो कम रहेगी वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? केरल, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। इस तरह का बताया था। ठीक है, अगला आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्री। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में व्यापार को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या फिर लोकल ट्रेड। तो बताया था कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जब भी व्यापार होगा तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड ही क्या होता है? इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है कि यही जो है वो देश की आर्थिक जो वृद्धि है, समृद्धि जो है, ठीक है, ग्रोथ जो है उसको मेजर करने का क्या होता है? ये इंडिकेटर होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि विच पोर्ट इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। तो देश का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? तो ऐसा पोर्ट कौन सा है जो क्या करता है? सर्वाधिक लौह अयस्क का आयरन और को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। और जब हमने वो चीज़ पढ़ी थी तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि ग्रेटर देन 50% पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर लोहे का निर्यात करने वाला बंदरगाह है तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हमारे पास मारवा, गोवा। कहाँ मिलेगा ये? गोवा में मिलेगा। और अगर मैं आप लोगों को एक एडवांस पॉइंट बताऊँ तो ये मेरे पास कैसा पोर्ट आएगा? रिवराइन पोर्ट आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसके किनारे पर है? नदी के किनारे पर है जिसका नाम आएगी जुआरी रिवर। ठीक है, ये किताब में नहीं दे रखा, मेरी तरफ से है। ठीक,
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आएगा कि कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया आर मैनेज्ड बाय विच डिपार्टमेंट। तो भारत में जो संचार सेवाओं का प्रबंधन है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा आएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रसार भारती, ठीक है। तो जो हमारी कम्युनिकेशन सर्विस है, ठीक है, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनके बारे में बात करते हैं। तो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर इन द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए स्टील का विपणन मार्केट कौन सी एजेंसी करती है, ठीक है। तो स्टील के लिए बताना है कि कौन से जो कंपनी है वो उसके अंतर्गत रहता है। लगभग सारा स्टील का उत्पादन वगैरह, उसका बेचना वगैरह, वो सब उसके अंतर्गत रहता है। तो टाटा स्टील के अंतर्गत, सेल के अंतर्गत, MNCC के अंतर्गत, या फिर रिलाई इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत रहता है? ऑप्शन बी के अंतर्गत रहता है, जिसका नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। यही जो है भारत में, ध्यान रखना, स्टील को बेचने का क्या करती है, मतलब जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके ऊपर एक तरह से नज़र रखने का, मैनेज करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? सेल के द्वारा किया जाता है। क्लियर? अगला आता है कि विच इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइड एज रॉ मटेरियल। तो कौन सा जो उद्योग है कच्चे माल के रूप में बॉक्साइड का उपयोग करता है? तो अब बस आपके कान ही पर खड़े हो जाना चाहिए कि बॉक्साइड से मेरे को मिलेगा क्या? एल्यूमिनियम, क्योंकि बॉक्साइड जो है वो और है अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। तो सिंपल सी बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फिर तो इसका जो यूज़ करा जाता है वो कहाँ किया जाता है? एल्यूमिनियम प्रगलन में या फिर स्मेल्टिंग में किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो उद्योग है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, ठीक है। कि कौन सी इंडस्ट्री है जो चूने पत्थर का इस्तेमाल सर्वाधिक करती है, कच्चे माल के रूप में चूने का वहाँ पर इस्तेमाल सर्वाधिक किया जाता है। तो वो एल्युमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया, चीनी हो गया, या फिर जूट हो गया। तो कौन सा उद्योग था वो? तो वो आएगा सीमेंट उद्योग, ठीक है। और भारत में जो पहली सीमेंट फैक्ट्री थी वो कहाँ लगी थी? 1904, और जगह कहाँ पर थी वो? चेन्नई में, ठीक। अगला आता है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टाब्लिश इन इंडिया इन विच सिटी इन 1854, ठीक है। तो 1854 में भारत में पहली सफल कपड़ा मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो जगह का नाम पूछ रहा है कि पहली जो कपड़ा मिल थी वो कहाँ बनाई गई थी? अहमदाबाद में बनाई गई थी, चेन्नई में बनाई गई थी, मुंबई में बनाई गई थी, या फिर कोलकाता में बनाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी होगा, चेन्नई। चेन्नई नहीं, ऑप्शन सी होगा, मुंबई। क्लियर? नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। तो भारत में जूट का जो अग्रणीय उत्पादक राज्य है, ठीक है, जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत में, उस राज्य का नाम क्या है? तो वो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, असम है। तो इसके लिए हमने वो देखी भी थी जब हमने फसलें वगैरह पढ़ी थी। तो जब फसलें वगैरह पढ़ रहे थे तो बताया था मैंने कि जूट वगैरह के लिए किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, पानी चाहिए, नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिक अगर वो चीज़ें आपको याद हैं तो ऑटोमेटिक इसका आंसर लग देगा, ठीक है। और इसी के साथ जो हमने जब अब पढ़ा था, इंडस्ट्री में पढ़ा था, तो हमने ये जाना था कि भारत जो है वो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने के मामले में कितने पे है? नंबर 2 पे है। पहले पे कौन है? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। नंबर 2 पे भारत है। तो भारत में कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल ही जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। क्लियर? अगला है कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये रीजन सारे के सारे डिस्कस किए थे, ठीक है। याद करना, जब हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक एंड IT इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल आखिर में जाके, ठीक है। तो दिल्ली हो गया,
हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया या फिर पुणे हो गया। तो कौन सा आएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी आएगा, बेंगलुरु आएगा। क्लियर? अगला है ये आप लोग ही बताओगे। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप इन 1855। ठीक है, तो 1855 में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो जगह बतानी है। ठीक है, तो भैया जी अभी पढ़ा ना कि बंगाल की तरफ, तो बस इसमें से कौन सी जगह बंगाल की तरफ है, ऑटोमेटिक आंसर लग गया। आंसर हिंट भी दे दिया मैंने। ठीक है, कर लीजिएगा अब इसको खुद। अगर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है कि वो जो अन्य उद्योगों के लिए क्या एक तरह से कच्चे माल के रूप में, मतलब उनके लिए बेसिक है। फैक्ट्री लगानी है, ये चीज़ चाहिए, मशीन चाहिए, मशीन लेके आनी है, मशीन को बनाने के लिए वो चीज़ चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, वही चीज़ चाहिए। तो बस उस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो आधारभूत उद्योग क्या वो चाय उद्योग है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कागज उद्योग है या फिर वस्त्र उद्योग है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? बेसिक इंडस्ट्री। क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए एक तरह से ये क्या करती है? कच्चा माल प्रोवाइड करती है। अब इसके लिए तो वो तैयार माल है, लेकिन अन्य उद्योगों के लिए वो क्या जाता है? फिर ऑटोमेटिक कच्चा माल हो जाता है या फिर रॉ मटेरियल हो जाता है। ठीक। अगला आता है कि भारत में अधिकांश एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया आर लोकेटेड। बस सिंपल से याद रखना, जहाँ जहाँ रॉ मटेरियल मिलता रहेगा वहाँ वहाँ मैं ऐसी इंडस्ट्री लगाता रहूँगा। क्यों? क्योंकि जो स्टील या फिर आयरन इंडस्ट्री है कैसी है? वेट लॉस्ट इंडस्ट्री है। और वेट लॉस्ट इंडस्ट्री हमेशा कहाँ? जहाँ रॉ मटेरियल मिलता होगा। अब जहाँ जहाँ रॉ मटेरियल होगा वहाँ वहाँ ये इंडस्ट्री होगी। तो पूछ रहा है कि मोस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, भी स्टील प्लांट कहाँ लगेंगे? जहाँ रॉ मटेरियल, और आपको पता है रॉ मटेरियल जो है आयरन और वगैरह भारत में सर्वाधिक कहाँ मिलता है? मालवा के पठार में, छोटा नागपुर का पठार, प्लेटू, डेक्कन प्लेटू या फिर हिमालय रीजन। तो कहाँ? तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू में मिलेगा। ठीक है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी होगा। तो कंसेप्ट क्लियर रखो, रीजन याद रखो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक। अगला आता है कि विच इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ लो ग्रेड कोयल। कोल जो कोयला होता है कि कम जो ग्रेड का, कम श्रेणी का। ठीक है, अब पहले तो ये पता हो कम ग्रेड का कौन कौन सा होता। तो कोयला 4 किस्म का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, फिर उसके बाद लिग्नाइट और पीट। सबसे घटिया क्वालिटी के नीचे वाले दो। तो बस इसकी बात हो रही है कि कोयले का सबसे बड़ा उपभोग कौन सा उद्योग करता है। ठीक है, तो किस इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है? तो इस्पात में किया जाता है, ताप में किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है या फिर रेलवे में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, थर्मल पावर प्लांट्स में। ध्यान रखना, इस तरह के कोयले का क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, उद्योगों में जल प्रदूषण का कारण क्या है? ठीक है, व्हाट कॉजेज वाटर पोल्यूशन इन इंडस्ट्रीज। तो बताना है भाई कौन कौन किस किस चीज़ के कारण ऐसा होता है कि जो हमारा जो पानी है वो गंदा हो जाता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके कारण गंदा होता है। स्मोक के कारण, लाउड साउंड के कारण, या फिर नन ऑफ दिस। तो किसके कारण होगा? तो ऑप्शन ए होगा। जो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये हम डायरेक्ट क्या करते हैं? बिना इसको ट्रीट किए, बिना इसको साफ किए डायरेक्ट कहाँ कर देते हैं? पानी में छोड़ देते हैं, जिससे जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। और इसका जो नुकसान है वो एक्वेटिक एनिमल पर पड़ता है। और एक्वेटिक एनिमल पर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक जितनी भी हमारी फूड चेन है वो सारी की सारी क्या जाएगी? डगमगा जाती है। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब बताना है एक कंपनी के बारे में दिया गया है जिसका नाम है टिस्को। ठीक है, तो टिस्को बताना है कि किस तरह की एक कंपनी है। ठीक है, तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, प्राइवेट है, पब्लिक है, कोऑपरेटिव है, किस तरह की है? तो बताइए, नाम से पता लग जाएगा टिस्को। पहले अगर टी का मतलब भी पता है तो आंसर ऑटोमेटिक लग जाएगा। टी का मतलब टाटा, और टाटा जो है पता ही, अब इतनी सारी इंडस्ट्री है टाटा वालों की। ठीक है, तो ऑटोमेटिक किस तरह की कंपनी आएगी? ये ऑप्शन बी आएगी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आएगी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में है। ठीक है, टाटा स्टील ग्रुप इन्हीं का ही है सारे का सारा। अगला, विच इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, एकमात्र इंडस्ट्री है भारत की, विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। देश का एकमात्र कौन सा उद्योग जो आत्मनिर्भर है
और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। ठीक है, तो बताना है कि आत्मनिर्भर उद्योग हमारा कौन सा है। ठीक है, सारी की सारी जो इसकी सप्लाई चेन है वो हमारे पास खुद ही है। ठीक है, हम इसको बस क्या करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन एंड स्टील आ गया, कपड़ा उद्योग आ गया, रसायन उद्योग आ गया, या फिर IT इंडस्ट्री आ गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पर है, मशीनें हमारे यहाँ पर है, सब कुछ है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कपड़े को क्या करते हैं, तैयार कपड़े को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। क्या है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो। ठीक है, उसके बाद एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम क्या है, NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पेटिटिवनेस काउंसिल वाज सेटअप टू। किस लिए बनाई गई थी, इसका क्या मोटिव है। तो राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद की स्थापना क्यों की गई थी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, या फिर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, या फिर सड़क निर्माण के लिए। ठीक है, तो ये क्या था, संस्था बनाई गई थी ना, ताकि जो है वो कंपटीशन भी बढ़ सके, और जो है हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी गुणवत्ता में भी क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके, ताकि वो जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट पे भी क्या हो सकते, खड़ा उतर सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को अच्छा करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। ठीक है, बस इसी के साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है,